नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऐसे टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैरीसन नगर या छावनी नगर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नगर से? छावनी नगर कह लो या गैरीसन नगर कह लो, दोनों एक ही बात हो जाएंगी। जहां पर क्या होता है, जहां पर किलेबंद बसाव होते हैं, सैनिक निवास करते हैं, उसको छावनी या गैरीसन नगर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानकाह, ईदगाह, गुलफरोंसा, दरगाह। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं, सूफी संत की जब मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? जब मृत्यु हो जाती है उसकी जो कब्र बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? कब्र बनाई जाती है, उसी को दरगाह कहते हैं। क्योंकि दरगाह पूजनीय हो जाती है उन मुस्लिम समुदाय के लिए, ठीक है, उसी को दरगाह के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खानकाह क्या होता है? खानकाह क्या होता है? जो सूफी संत होते हैं, क्या होते हैं? जो सूफी संत होते हैं वो क्या करते हैं? वो आयोजनों का बैठक करते हैं, यानी कि आयोजन जहां पर ये करते हैं उसी को खानकाह के नाम से जानते हैं। यानी कि सूफी संत के जो निवास स्थल होते हैं, एक सामान्य तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सूफी संत के जो निवास स्थल होते हैं जहां पर सूफी लोग निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको खानकाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर राइट उत्तर होगा दरगाह, बात की गई है मकबरे की, इसीलिए यहाँ पर दरगाह इसका राइट आंसर होगा। खानकाह आपसे पूछा जाए तो निवास स्थल आप याद रखेंगे, जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं उसको खानकाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई और दिल्ली। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत, मद्रास और कोलकाता। ये 3 ऐसे नगर थे, कैसे नगर थे? व्यापारिक केंद्र के रूप में ये जाने जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया, यहीं पर प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके रूप में किया था? व्यापारिक केंद्रों के रूप में किया था, सूरत, मद्रास और कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? जो ऋतुएं होती हैं वो किस कारण से होती हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। यहाँ पर राइट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना किसका कारण होता है? ऋतुओं के होने का कारण होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर किसका कारण होगा? ऋतुएं किस कारण से होती हैं? तो ऋतुएं इसी कारण से होती हैं क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी रहती है, ठीक है, और उसका जो परिक्रमण होता है यही ऋतुओं का कारण होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है समुद्री गुफा, हिमोड, लोयस, तटबंध। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? हिमोड। हिमनद के जो निक्षेपण होते हैं उनको हिमोड के नाम से जाना जाता है। समुद्री गुफा
जो समुद्री गुफा होती है ये किसका निक्षेपण है? ये है समुद्र का निक्षेपण। समुद्र के द्वारा निक्षेपित जो आकृति होती है वो यहाँ पर समुद्री गुफा हो जाएगी और इसके द्वारा स्टेक आकृति हो जाएगी। कौन सी? स्टेक यहाँ पर हो जाएगी, जो कि समुद्र के द्वारा बनाई जाती आकृति है। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पर दूसरे पॉइंट की। लोयस। लोयस किसका निक्षेपण है? ये पवन का निक्षेपण है। किसका? पवन के द्वारा बनाई गई आकृति है। जो लोयस होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? ये जो मिलते हैं, ठीक है, बालू के ढेर एक तरीके से होते हैं, जो कि रेगिस्तान वाले इलाके में सर्वाधिक लोयस पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, जो तटबंध होता है, तटबंध नदी के द्वारा बनाई गई आकृति। किसके द्वारा? नदी के द्वारा बनाई गई आकृति होती है। मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें बता दी हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कथन ए और बी यहाँ पर दिए गए हैं। कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है। यहाँ पर आपको सही वाला बताना है। ए सही परंतु बी गलत, ए गलत बी सही, ए बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर बात की गई है बौद्ध महायान, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। बौद्ध महायान में क्या हुआ? इसमें जो मूर्ति है, सर्वाधिक मूर्ति आपकी दिखाई जाने लगी। मूर्ति पूजा यानी कि सर्वाधिक यहाँ पर मूर्ति बुद्ध की दिखाई जाने लगी। और इसमें क्या हुआ? जो बोधिसत्व थे, क्या थे? बोधिसत्व जो लोग थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर उनको हो चुकी थी। और जैसे तक्षशिला है, मथुरा है, ये मूर्ति के रूप में विकसित हुए थे। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे, मात्र 3 पॉइंट। ठीक है, तक्षशिला आपकी होगी और वाराणसी, ये ऐसे स्थान है जो कि मूर्ति के लिए फेमस हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर जो सही है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन जो बी है वो यहाँ पर सही दिया गया है और ए यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कहा गया है कुछ संकेतकों का उपयोग। यहाँ पर संकेतकों का उपयोग नहीं किया गया है। महायान आने के बाद में क्या हुआ था? यहाँ पर मूर्ति सर्वाधिक मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए ए यहाँ पर गलत होगा, बी सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ऐसा? ऐसा सिर्फ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में है। ए गलत है और बी यहाँ पर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? रामानुज, बासवन्ना, एकनाथ, सखुबाई द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर होगा रामानुज द्वारा। रामानुज द्वारा 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए और बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। अगर मैं कनाडा की बात करूं, वहां का जो देशांतरीय विस्तार है अधिक है, वहां के मानक समय एक से अधिक अपनाए गए हैं। ऐसे अनेक देश हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अभिकथन कहता है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में कितना बजता है? 5:30 बजता है। कितना? 5:30 बजता है। यानी कि ग्रीनविच के टाइम से भारत का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटा टाइम आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि भारत का जो ग्रीनविच
कितने में स्थित है? ये है भारत का 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। कैसे सही दिए गए? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जब लंदन में 2 बजता है तो भारत में कितना बजेगा? 7:30 बजेगा, यानी कि 5.5 घंटा टाइम भारत का आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि भारत का जो ग्रीनविच का टाइम है भारत का कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, किसकी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। चलिए आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है। 3 इसमें सही दिए गए हैं, एक यहाँ पर गलत दिया गया है। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। बात यहाँ पर की गई है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता की। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चाप झील भी पाई जाती है, यानी कि 1 नंबर वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र यानी कि मैदानी जो क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो वहाँ पर अधिक पाई जाती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ये भी यहाँ पर सही होगा। घनत्व सबसे ज्यादा किस कारण से? क्योंकि वहाँ का मैदान समतल है, उपजाऊ भूमि है, कृषि करने के लिए, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध है। तो ऐसी दशाएं में ही जनसंख्या अधिक निवास करती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, यानी कि मैंग्रोव जो वन है वहां से घिरे हुए हैं। ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाने वाली कृषि, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, नहीं की जाती है। ये कहाँ पर की जाती है? ये अमेजन बेसिन में की जाती है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन की यहाँ पर विशेषता दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर 4 यहाँ इसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हुआ, जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये अमेजन बेसिन की यहाँ पर विशेषता दी गई, ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? सभी लोग जानते होंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन 21% में पाई जाती है, ठीक है। और अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके संदर्भ में? विविध समाज। कैसा समाज? विविध समाज। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भी भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो, गलत हो जाएगा। विविध समाज एक ऐसा शब्द है, यानी कि सम्मानीय शब्द है, जिसमें लोगों के धर्म है, लोगों का खाना बनाने का तरीका या खाने का तरीका, सभी चीज़ें यहाँ पर भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सम्मान की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। चाहे लोगों के धर्म अलग अलग हों, चाहे उनकी भाषाएं अलग अलग हों, रहने का, ठीक है, तरीका अलग अलग हो, वो होता है आपका विविध समाज। आशा करता हूँ आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं हों, ठीक है, ये तो यहाँ पर सही कहा गया है। आगे का कहता है कि जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, दोनों ही पाई जाती हैं, वो होता है विविध समाज। क्या होता है? विविध समाज होता है, जिसमें दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं, भिन्नताएं भी होती हैं और समानताएं भी होती हैं। किसमें? भाषाएं भी, भाषा जो होगी वो भिन्नता भी होगी और समानता भी होगी। उसी प्रकार संस्कृति और धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम सबसे पहले कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2 में, इसलिए यहाँ पर राइट उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित घटनाएं।
मौसम संबंधित घटनाएं, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, मध्य मंडल में उल्का पिंड जो होता है उल्का पिंड जल जाता है, बाह्य मंडल में रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो परावर्तित होती हैं, और बहिर्मंडल में तमाम प्रकार की गैसें तैरती रहती हैं। यहाँ पर आपको समझा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है, इसलिए जो तैराक व्यक्ति होता है वो मृत सागर में भी तैर सकता है। मृत सागर क्या होता है? मृत सागर क्या होता है? खारा पानी, खारा सागर जिसमें नमक ही नमक हो, यानी कि नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसको कहते हैं मृत सागर। क्या कहते हैं? मृत सागर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? किसका वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 से लेकर 70 अक्षांश में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। किस वनस्पति को? राइट होगा यहाँ पर शंकुधारी। जो शंकुधारी वनस्पति होती है इसको टैगा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है 50 से लेकर 70 उच्च अक्षांशों के बीच में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी? शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जांच न्यायालय। यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय, क्योंकि जो व्यक्ति है वो कहाँ से असंतुष्ट है? वो है जिला के स्तर पर, यानी कि जिला जज के न्यायालय के द्वारा वो असंतुष्ट है। वो कहाँ पर जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। अगर उच्च न्यायालय में भी वो असंतुष्ट है तो कहाँ जाएगा? उसके बाद में वो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, उच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि आईने अकबरी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, कर हैं, और जो सांख्यिकी है, संपन्न सांख्यिकी, उसका विवरण किसमें दिया गया है? आईने अकबरी में दिया गया है। चलिए इसको हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबरनामा, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अकबर, जो अकबरनामा है, क्या है? अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा एक पुस्तक है जो कि 3 पार्टों में डिवाइड की गई है। पहली जिल्द, फर्स्ट जिल्द होगी, सेकेंड जिल्द और आपकी होगी थर्ड जिल्द। जो आपकी थर्ड जिल्द है, यानी कि लास्ट वाली जो जिल्द है, यानी कि सबसे अंतिम वाली जो आपका क्या है, चैप्टर कह लीजिए एक तरीके से, उसको क्या कहते हैं? थर्ड वाली को ही कहते हैं आईने अकबरी। क्या कहते हैं? थर्ड वाली को कहते हैं आईने अकबरी। पहली वाली में क्या है? अकबर के पूर्वजों का वर्णन है पहली वाली में। दूसरी वाली में क्या है? अकबर के शासनकाल का वर्णन है दूसरी वाली में। तीसरी वाली जिसको आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें उसके शासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर व्यवस्था हो गई, फसल व्यवस्था हो गई, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन के साथ साथ सांख्यिकी विवरण भी उसी में दिया गया। किसमें? आईने अकबरी में। और इसकी जो रचना की थी, रचना किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, अबुल फजल। अबुल फजल यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी कवि था, उसने ही अकबरनामा की रचना की। ये जो कि आईने अकबरी इसका तीसरा भाग है। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। राइट उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन कीजिए? सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता।
सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते थे और कपड़ा कम कीमत पर बेचते थे। क्वेश्चन आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम की बात की गई है, जिसमें बुनकर और सौदागर के बीच की जो व्यापार का जो रूप था वो कैसा रूप था, वो था ऑप्शन नंबर 3 वाला रूप, यानी कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी। किसके लिए? बुनकर के लिए की जाती थी और जो तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर ही वापस खरीदा जाता था। यही इसका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। सही कहा गया है। लिब्रोडोर एक गर्म धारा है, नहीं ठंडी है। कैसी है? ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर जो कथन बी है वो यहाँ पर गलत है, ए वाला सही है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र यानी कि मछली वाला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर सही होगा। ए और सी यहाँ पर सही है। ए और सी किस ऑप्शन में है? ए और सी यहाँ पर में है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए और सी, ए और सी। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात और जलवायु। यहाँ पर राइट उत्तर होगा समय। समय के अनुसार मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर पूछा है। वास्तविक और संभाव्य, नवीकरणीय और अनवीकरण, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ये वितरण के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। सर्वव्यापक यानी कि सभी जगह पर व्याप्त होते हैं, स्थानिक कुछ विशेष स्थानों पर ही व्याप्त होते हैं, ठीक है। और वास्तविक जिनकी मात्रा पहले से ही निश्चित हो चुकी हो, ठीक है, मूल्य भी उनका निर्धारित हो चुका हो, वो आपके वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। वहीं संभाव्य जिनकी संभावना हो संसाधन की, वो होते हैं संभाव्य संसाधन। नवीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जल आ जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी। ये सभी कैसे संसाधन हैं? ये सभी नवीकरण संसाधन है। वहीं अनवीकरण जो कि जल्दी समाप्त हो जाते हैं, कोयला हो जाएगा आपका, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, डीजल है, ये सभी आपके अनवीकरण स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। जैव संसाधन जिनमें क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। वहीं अजैव संसाधन पत्थर हो गया, ठीक है, ये ईंट पत्थर जो होती हैं, चट्टानें, ये अजैव संसाधन होते हैं, ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से मैंने आपको बताया। यहाँ पर राइट उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? नारियों की कौन सी मुख्य मांग थी? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं के लिए मता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। क्या बना सकती है? नहीं बना सकती है। जिसके पास में ज्यादा क्या होंगे? संसदीय सदस्य होंगे, वही सरकार बना सकती है, ठीक है। जिसके पास सर्वाधिक सीटें होंगी वही सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। ये यहाँ पर सही कहा गया है। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केवल और केवल बी। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है?
महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। चुनौती कौन देता है? यहाँ पर आपकी 3 ऐसे चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो तो रूढ़िबद्ध धारणा होगी, एक ऐसी होगी जो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता होगा। चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर हो जाएगी। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैशन करती हैं, ये भी यहाँ पर एक रूढ़िबद्ध धारणा है महिलाओं के बारे में। और महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, अक्सर बच्चों को, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन जो चुनौती कौन देता है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये चुनौती देता है। अक्सर कहते हैं कि लोग, जो महिलाएं होती वो एक प्रकार से अच्छी वाहन चालक नहीं होती हैं, वही एक चुनौती देता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने अपनी रचनाओं के साथ साथ बाबा गुरु नानक की भी कृतियों को इसमें शामिल किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है? नहीं, जो भूमि का जो उपयोग किया जाता है वो केवल कृषि और वन के लिए नहीं, बल्कि सड़क निर्माण के लिए भी किया जाता है, कृषि के लिए भी किया जाता है, वन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि मकान बनाने के लिए भी किया जाता है, हर एक प्रकार से किया जाता है। ना ही केवल कृषि में किया जाता है, ना ही केवल वन में किया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। भूमि का उपयोग तमाम प्रकार की चीजों में किया जाता है। भूमि का उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है, सिर्फ स्थलाकृतियों के द्वारा नहीं निर्धारित होता है। समय हो गया, जलवायु हो गया, यानी कि समय पर भी इसकी स्थलाकृतियां निर्धारित होती हैं। दोनों यहाँ पर गलत हैं, दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं किसमें? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।